हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वाले वीडियो में हम लोग जो हमारा प्लेलिस्ट है इसमें हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ रहे थे, जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आज के क्लास में पढ़ाई ज्यादा और बातें कम होगा, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, आज हमारा सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो हमारा तो सिलेबस डिस्कशन में था, तो उसको हम काउंट नहीं करते। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था जिसमें हम जीएसटी क्या होता है थोड़ा सा समझे थे। आज हमारा रियल में बात करें तो सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सिलेबस में पढ़ाई करेंगे। आज पढ़ाई ज्यादा और बातें कम होगी, ठीक है। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया गया, कोई एक ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ में एक कमेंट जरूर से करना। कमेंट से क्या होता है, तुम्हारा नाम हमें दिखाई देता है। हर वीडियो के लिए बोल रहा हूं मैं ये चीज बार बार नहीं बोलूंगा हर वीडियो में, मैं हर एक वीडियो के लिए बोल रहा हूं कि तुम हर वीडियो, जो भी वीडियो देखते हो उसमें कमेंट करना, ताकि हमको पता चलता है कौन सा बच्चा क्या वीडियो को देख रहा है। तुम्हारा नाम हमारे सामने आता है तो हम तुमसे कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो वो जरूर से तुम करना शुरू कर दो। हर वीडियो में एक कमेंट जरूर से करना है। अगर कुछ नहीं मिल रहा कमेंट करने के लिए, एक थैंक यू लिख दो। थैंक यू भी नहीं बोलना तो एक स्माइली डाल दो, कुछ भी एक डाल दो, लेकिन एक कमेंट जरूर से कर देना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं पढ़ना। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी हम पढ़ रहे थे, बीकॉम ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए जीएसटी का पूरा टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसी प्लेलिस्ट के साथ, ठीक है। तो हमेशा वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर ही देखना है, ठीक है। देखो, अब लास्ट क्लास में हम बात की थी जीएसटी क्या होता है। आज हम एक एग्जाम्पल के साथ पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जीएसटी किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हमें जीएसटी को पढ़ना है, कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ नोट्स को पढ़ते हैं। क्या क्या नोट्स तुम्हें कॉपी में लिखते जाना है, लिखते जाओ, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। नोट्स लिखते जाओ, एक कॉपी भी बना लो, मैं तुम्हें पीडीएफ भी दूंगा, लेकिन बेटर होगा तुम अपने हाथों से नोट्स को लिखो तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। देखो, जीएसटी जीएसटी को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस को समझेंगे। लेकिन गवर्नमेंट हमसे दो प्रकार का टैक्स कलेक्शन करता है, मेजरली दो प्रकार का करता है, ठीक है। जिसका मैक्सिमम रेवेन्यू दो प्रकार के टैक्स से आता है। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम इनकम टैक्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द कंपोनेंट हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स से भी आता है, ठीक है। तो और इनडायरेक्ट टैक्स बहुत प्रकार का होता है, लेकिन मेजरली इनडायरेक्ट टैक्स बोलने से हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है आज के दिन में, ठीक है। अब जीएसटी एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स होता है। अब ये वैल्यू एडिशन का टैक्स क्या होता है, व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स। देखो, पहले इसका नाम ना, जीएसटी से पहले इसका नाम वैल्यू एडेड टैक्स ही था। अब इसका नाम बदलकर, कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशन को बदलकर जीएसटी कर दिया गया है। पहले वरना वैल्यू एडेड टैक्स ही बोला जाता था। अब ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, मान लो कोई मैं सामान 100 रुपए में परचेज किया और सेल किया 200 रुपए में। तो जब मैं 200 रुपए में बेच रहा हूं, 100 रुपए का सामान खरीदा, 200 रुपए में बेच रहा हूं। अब इसमें जीएसटी का क्या रूल आएगा, मैंने वैल्यू एडिशन कितने का किया, मैंने वैल्यू एडिशन किया 100 रुपए का, मतलब 100 में खरीदा 200 में बेचा, तो मेरा वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, मैं प्रॉफिट कितना रख रहा हूं, मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूं 100 रुपए का। तो जीएसटी इस वैल्यू एडिशन टैक्स पे लग जाएगा, हमारा जो भी रेट होगा उतना रुपए हमारा टैक्स लग जाएगा। बात समझ में आया। तो जीएसटी एक प्रकार का वैल्यू एडिशन टैक्स होता है। मैं तुम्हें अभी करके भी दिखाऊंगा, एक एग्जांपल लूंगा। पहले हम 4-5 पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक बढ़िया से एग्जांपल लेकर तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लिवाइड ऑन सप्लाईज। मैं जो पोर्शन ग्रीन हाइलाइटर से मार्क करूंगा वो हमारे नोट्स का हिस्सा बनेगा और वो हमें लिख लेना है, ठीक है। तो हेडिंग में लिखना व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी के पहले लिखना बिफोर वी प्रोसीड विद द फाइनल नॉसेंस ऑफ इंडियन जीएसटी, लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ 3-4 प्रकार के पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी is a value added tax levied on supply, that is manufacture or sale of goods and provisions of services. Next, continuous chain of tax credit। अभी कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा, अभी एक एग्जांपल लेंगे, लेकिन एक बार के लिए सिर्फ पढ़ लेते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा तुमको, मैं जानता हूं। मैं अभी इसके बाद एक एग्जांपल लूंगा। देखो मेरे पास पूरा एक एग्जांपल बना हुआ है, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर से कंज्यूमर।
तो हम जब इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल के साथ तो समझ में आ जाएगा। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले, एक तो जीएसटी क्या होता है और दूसरा जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी इंडिया में किस तरीके से आया हम वो डिस्कस करेंगे। तो एक काम करते हैं, चलो जब सब कुछ इस एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड करता है तो पहले एग्जाम्पल को कर लेते हैं, फिर हम लोग थ्योरी नोट्स में चलेंगे, ठीक है। तो सभी लोग आ जाओ एग्जाम्पल पे। देखो जनरली गुड्स एंड सर्विस, जब हम कंज्यूमर एक दुकान से जाकर गुड्स एंड सर्विस खरीदता है उसका सिस्टम क्या होता है, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करा होगा, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ, फैक्ट्री से कहाँ गया होगा, होलसेलर के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वहां से कंज्यूमर रिटेलर के पास आया होगा, फिर रिटेल दुकान से कंज्यूमर को मिल जाता है। तो जनरली कोई भी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने का सिस्टम होता है, स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरर उसे मैन्युफैक्चर करेगा, मैन्युफैक्चर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, उसे मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा और लार्ज क्वांटिटी में रिटेलर्स को बेच देगा, फिर रिटेलर्स कंज्यूमर्स को बेचेंगे, रिटेल छोटे छोटे दुकानों में। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है, हर किसी का बीच में प्रॉफिट मार्जिन होता है। ये है फाइनल कंज्यूमर, ही इज अ फाइनल कंज्यूमर। ये किसी को बेचेगा नहीं, ये खुद खाएगा पिएगा और ऐश करेगा, ही इज द फाइनल कंज्यूमर। और ये है कौन, मैन्युफैक्चरर। यहां से शुरुआत होता है मैन्युफैक्चरर से, एंड होता है कंज्यूमर के पास जाकर, ठीक है। अब देखो मैन्युफैक्चरर मान लो कॉस्ट इंकर किया 1 लाख रुपए का, जीएसटी लगा दिया 18% और इस प्रोडक्ट को किसे दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट कितने का हो गया, हम जीएसटी का हिसाब किताब अलग करेंगे और बाकी चीजों का हिसाब किताब अलग करेंगे, दो प्रकार से हिसाब किताब करते चलेंगे। तो जो 1 लाख रुपए में इसको दिया होगा ये इसके लिए परचेज वैल्यू बन गया। मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर का मार्जिन 0 है, मैन्युफैक्चरर का उसे बेच दिया किसे, डिस्ट्रीब्यूटर को, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा मान लो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट कितना हुआ, 1 लाख रुपए का। डिस्ट्रीब्यूटर अपना खुद का प्रॉफिट जोड़ लिया, उसमें कितने रुपए का, 11,200 रुपए का प्रॉफिट जोड़ लिया। जब वो 11,200 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा तो सेल प्राइस कितने का बन गया, 1,11,200 रुपए का सेल प्राइस बन गया। अब उस पे जीएसटी लग जाएगा, मैं बोला जीएसटी का हम एक्सक्लूडिंग इफेक्ट लेकर चलेंगे, स्टार्टिंग में जीएसटी ऐड नहीं करेंगे, अलग से जीएसटी का हिसाब किताब करते चलेंगे। तो 1,11,200 के ऊपर 18% का जीएसटी लगा देंगे तो 20,016 रुपए का जीएसटी लग गया। अब ये रिटेलर के पास जाएगा प्रोडक्ट, रिटेलर के लिए कॉस्ट क्या बनेगा, जो इसका सेल प्राइस था ये इसका कॉस्ट बन गया, जीएसटी का हिसाब किताब अलग से हो रहा है। ये अपना प्रॉफिट जोड़ लिया 24,640 रुपए, उसमें सेल प्राइस कितना हो गया, 1,35,840। ये भी एक्सक्लूडिंग टैक्स है, सारा प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स है। फिर ये भी अलग से टैक्स लगा दिया 18% का, कितना, 24,451 रुपए का टैक्स लगा दिया। अब अगर हम बात करें ये टैक्स का हो क्या रहा है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा ये टैक्स का हो क्या रहा है। देखो हमें टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना होता है। सबसे पहले अगर बात करें, मैन्युफैक्चरर को 1 लाख रुपए के ऊपर 18% का जीएसटी देना पड़ेगा किसे, गवर्नमेंट को। अब ये जो गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर पैसा दे रहा है ये कहां से आएगा, ये वो कलेक्ट कर लेगा किससे, डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट कर लेगा। डिस्ट्रीब्यूटर इसको कितना पे करेगा, इसको 1,18,000 रुपए पे करेगा, 1 लाख रुपए सामान का और 18,000 रुपए जीएसटी का, ठीक है, ये इसे पे कर देगा। तो मैन्युफैक्चरर के पॉकेट में कितना आया, मैन्युफैक्चरर के पास 1,18,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, जिसमें से 18,000 रुपए वो गवर्नमेंट को दे दिया और 1 लाख रुपए वो अपने पॉकेट में रख लिया। तो प्रोडक्ट का प्राइस जो मैन्युफैक्चरर को मिला वो क्या था, वो 1 लाख रुपए था। तो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट 1 लाख, उसे 1 लाख अपना मिल गया, बात खत्म मैन्युफैक्चरर के लिए। वो जीएसटी का पैसा जो 18,000 रुपए गवर्नमेंट को देना था वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर गवर्नमेंट को दे दिया। मतलब मैन्युफैक्चरर के पॉकेट से जीएसटी का अगर हम बात करें तो 0 गया। अभी तक गवर्नमेंट को 18,000 रुपए मिला और वो कौन दिया है, वो डिस्ट्रीब्यूटर दिया है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा थोड़ी फंसेगा, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटर 1,11,200 रुपए पे 20,016 रुपए का जीएसटी किससे ले लिया, रिटेलर से ले लिया। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को कितना देगा, 1,11,600 रुपए, 200 रुपए तो हमारा प्रोडक्ट का दे देगा, प्लस जीएसटी का पैसा दे देगा। जीएसटी कितना आपकी बार देगा,
20,016 रुपए। अब मुझे बताओ, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मेरे लिए क्या हुआ, मैं 18,000 रुपए जीएसटी का पैसा मैन्युफैक्चरर को दिया था, रिटेलर से मुझे मिला कितना, रिटेलर से मुझे 20,000 रुपए मिल गया। तो मैं 20,000 मुझे मिला है, मैं 18,000 रुपए ऑलरेडी किसको दे चुका हूं, मैं ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को दे चुका हूं। मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी, मैं मान लो गवर्नमेंट बना देता हूं, ये हमारा मोदी सरकार है, ठीक है, मोदी पैसा कलेक्ट कर रहा है। मैन्युफैक्चरर लाकर कितना रुपए डिपॉजिट कर दिया है, मैन्युफैक्चरर लाकर 18,000 रुपए डिपॉजिट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर की बारी, डिस्ट्रीब्यूटर देखो 20,600 रुपए कलेक्ट किया किससे, रिटेलर से, और 18,000 मैन्युफैक्चरर को दे दिया था, तो वो 20,600 में से 18,000 को माइनस कर लेगा, जो वो ऑलरेडी दे चुका है। बचा कितना, 2,016 रुपए। 2,016 रुपए किसे दे देगा, ले जाकर गवर्नमेंट को दे देगा। ये 2,016 किसके पॉकेट में जाएगा, गवर्नमेंट के पॉकेट में चला जाएगा, मोदी सरकार को ले जाकर दे देगा। तो 2,016 रुपए गवर्नमेंट को मिल गया। अब अगर रिटेलर का बात करें तो रिटेलर बेचारा कितना रुपए दिया है जीएसटी का, प्रोडक्ट का प्राइस तो देगा ही देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी का कितना दे दिया, 20,016 रुपए अपने पॉकेट से दिया रिटेलर। अब रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर इसे पकड़ेगा, किसे, कंज्यूमर को। कंज्यूमर तो प्रोडक्ट का प्राइस पे करेगा ही करेगा, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस कितना था, सेल प्राइस 1,35,840 रुपए, वो तो कंज्यूमर देगा ही देगा, प्लस जीएसटी का पैसा भी कंज्यूमर से ले लिया जाएगा। अब अगर मैं रिटेलर होता तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो, मान लो ये मैं हूं, ये हमारा छोटा पंडित है, ये भुतलू है, ठीक है, भुतलू याद है, जो हमारा सारा इनकम टैक्स का क्लास किया है उसे पता होगा भुतलू कौन है। ये मान लो भुतलू है, ठीक है, हमारा कैरेक्टर है, हमारे बहुत सारे, हम मेरे खुद के क्रिएट किए हुए कैरेक्टर्स हैं, मेरे दोस्त हैं ये सब। ये भुतलू है मेरा दोस्त, ये छोटा पंडित है, छोटा पंडित। इसका एक और दोस्त है बड़ा पंडित, ये मेरा दोस्त नहीं है बड़ा पंडित, ये इसका दोस्त है, तो इनडायरेक्टली बात करें तो वो मेरा भी दोस्त है बड़ा पंडित, ठीक है। तो छोटा पंडित अगर रिटेलर है, तो रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कंज्यूमर से कितना ले लिया है जीएसटी का पैसा, 24,451 रुपए 20 पैसे, और ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर को कितना दे दिया था, 20,600 रुपए, 20,016 रुपए दे दिया था। बैलेंस पैसा 24,400 में से 20,016 रुपए माइनस करने से 4,435 रुपए 20 पैसा, 4,435 रुपए 20 पैसा किसे दे देगा, गवर्नमेंट को ले जाकर दे देगा। तो यहां पर रिटेलर आएगा, साहब जी मोदी के पास आएगा, मोदी को बोलेगा साहब जी ले लो पैसा, कितना, 4,435 रुपए 20 पैसा। एक चीज खाली ध्यान रखना, जीएसटी का पैसा पे हक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का है, ठीक है, ये बात को लिख लो, चैप्टर के स्टार्टिंग से चैप्टर के एंड तक, मतलब सब्जेक्ट के एंड तक, और रियल लाइफ में भी लिख लो, जीएसटी के पैसे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हक गवर्नमेंट का है। अगर कोई भी इंसान किसी से जीएसटी का पैसा कलेक्ट कर लेता है, चाहे वो सही कलेक्ट किया हो या गलत कलेक्ट किया हो, अगर वो जीएसटी के नाम का पैसा कलेक्ट कर लेता है तो वो पैसा गवर्नमेंट को देने में मजबूर है। भले मान लेते हैं कि मैं दुकानदार हूं, मुझे तुमसे 18% जीएसटी कलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं गलती से तुमसे 25% जीएसटी कलेक्ट कर लिया, तब भी जो 7% में एक्स्ट्रा तुमसे कलेक्ट किया हूं वो मेरे पास मैं नहीं रख सकता, या तो वो मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा या फिर मैं वो पैसा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करूंगा। याद रखना, स्टार्टिंग से एंड तक जीएसटी का पैसा में हक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का है और किसी का नहीं है। बात समझ में आया? तो देखो, किसी के पास भी अगर बात करें, मैन्युफैक्चरर जो 18,000 रुपए कलेक्ट किया था किससे, डिस्ट्रीब्यूटर से, जो 18,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट किया था वो चुपचाप ले जाकर किसे दे दिया, मोदी जी को ले जाकर दे दिया। जो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर से पैसा कलेक्ट किया था 20,016 रुपए, उसमें से 18,000 तो ऑलरेडी दे दिया था किसे, मैन्युफैक्चरर को। बैलेंस पैसा चुपचाप ले जाकर किसे दे दिया, गवर्नमेंट को ले जाकर दे दिया। अब रिटेलर की बारी आई, छोटा पंडित की बारी आई। छोटा पंडित कंज्यूमर से जीएसटी का कितना रुपए लिया था, 24,451 रुपए 20 पैसे लिया था। ऑलरेडी कितना दे दिया था डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर को ऑलरेडी 20,016 रुपए दे दिया था। तो बैलेंस 4,435 रुपए 20 पैसा ले जा, पूरा 20 पैसा भी ले जाकर देना पड़ेगा, तुम एक पैसा भी नहीं रख सकते।
एक एक पैसा का पूरा हिसाब होता है और वो ले जाकर किसे देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। बात समझ में आया? इसीलिए पूरा एग्जैक्ट लिखा हुआ है, राउंड भी नहीं किया, हम राउंड भी नहीं कर सकते, ये पूरा एग्जैक्ट इतना अमाउंट ले जाकर हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट में। बात, इससे ज्यादा दे सकते हो तुम, कम नहीं दे सकते, तुम 435 नहीं दे सकते, तुम 436 दे दो, गवर्नमेंट ले लेगा। 435 दोगे ना तो 20 पैसे के डिफॉल्टर बन जाओगे तुम, 20 पैसों के लिए वो तुम्हें पूरे रुला कर रख देंगे। बात समझ में आ रहा है? चल, तो अब अगर हम बात करें, ये जो 18,000 रुपए माइनस हुआ, क्यों माइनस हुआ? क्योंकि ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को दे दिया था। तो ये 18,000 रुपए को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब वो पैसा जो हम गवर्नमेंट को नहीं दिए जीएसटी का, हम जिससे खरीद कर लाए सामान, अगर हम उसे जीएसटी का पैसा दे दिए तो वो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से हमारे साथ माइनस हो जाएगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जो जीएसटी का पैसा हम गवर्नमेंट को दिए, मान लो मैं जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को नहीं देकर मैं जिससे खरीदा था माल, उस पे भी तो जीएसटी लगा होगा ना, तो वो पैसा जो है वो मेरे लिए जो परचेज पे जो जीएसटी लगता है वो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से मिल जाता है। तो 18,000 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, 20,000 देना था तो माइनस हो गया, तो 2,016 रुपए हम गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा दिए। तो यहां पर पेड टू गवर्नमेंट में देखोगे तो सबको ही पे की। तो तुम्हें क्या लगता है, ये जो पैसा पे हो रहा है क्या ये मैन्युफैक्चरर के पॉकेट से गया? मैन्युफैक्चरर के पॉकेट से अगर हम बात करें तो जीरो गया, जीएसटी के नाम का 0 रुपया गया, क्योंकि वो किससे लिया था 18,000? डिस्ट्रीब्यूटर से लिया था और किसे दे दिया? मोदी को दे दिया। ये रिटेलर से लिया, किसे दे दिया? इसे दे दिया। ये कंज्यूमर से लिया, दे दिया। अंत में कौन फंस गया? अंत में भुतलू फंस गया, और भुतलू लगा रोने। भुतलू बोला मैं जा रहा हूं, ये मैं जा रहा हूं। भुतलू को टेंशन हो गया है, बाल भी खड़े हो जा रहे हैं भुतलू के। तो भुतलू जो है हमारा, उसको जीएसटी का पैसा देना पड़ेगा अपने पॉकेट से। अब ये कहां से इनपुट टैक्स क्रेडिट लाएगा? कंज्यूमर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ला सकता। सारा अंत में जीएसटी का पैसा को किसको भरना पड़ता है? कंज्यूमर को भरना पड़ता है। लेकिन क्या कंज्यूमर गया था गवर्नमेंट को देने पैसा? नहीं गया था। अल्टीमेटली पैसा देना पड़ रहा है कंज्यूमर को, लेकिन कंज्यूमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे भी नहीं कर रहा। पे कौन कर रहा है? रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर। लेकिन जा किसके पॉकेट से रहा है? कंज्यूमर के पॉकेट। इसीलिए तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। देता कोई और है, भरता कोई और है, इसीलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। देता कोई और है, भरता कोई और है, सहता कोई और है। देता कोई और है, सहता कोई और है। मतलब दे कौन रहा है? मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, लेकिन उसे सहना किसे पड़ेगा? उसे कंज्यूमर को ही सहना पड़ेगा। तो इस वजह से ये पैसे, इसी टैक्स को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मेरे हिसाब से सभी को एग्जाम्पल के साथ बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है, लग रहा है कि जीएसटी आसान है, तो लगा दो एक लाइक बटन को, दबा दो सब कोई, ठीक है। चलो, अब ये हो गया बात। अब आते हैं थ्योरेटिकल टॉपिक पे। अब तुम्हें सब समझ में आएगा। देखो, वैल्यू एडेड को समझ में आ गया, वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लग रहा था। जीएसटी ऑफर कंप्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, ये किसकी बात कर रहा है? ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहा है। इसे कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये यहां से यहां से यहां से सभी आपस में लिंक है ना। इस वजह से इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का चेन बोलते हैं। दिस इज अ चेन सिस्टम, ठीक है। GST offers a comprehensive and continuous input tax credit form of producers point and services providers point up to the retailers level, consumer level, thereby taxing only the value added at each stage of supply chain. बर्डन ब्रॉन बाय फाइनल कंज्यूमर, ये तो समझ में आ गया होगा। देता कोई और है, भरता कोई और है, मतलब दे कौन रहा है? कोई और दे रहा है। मतलब मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर पे कर रहे हैं, लेकिन उसे सहना किसे पड़ रहा है? कंज्यूमर को पड़ रहा है। वही लिखा हुआ है, बर्डन ब्रॉन बाय फाइनल कंज्यूमर। जो टैक्स का बर्डन है वो फाइनल कंज्यूमर के ऊपर आने वाला है। और आखिरी, नो कास्काडिंग ऑफ टैक्सेस। कास्काडिंग ऑफ टैक्सेस मतलब मल्टीपल बार हमें टैक्स लग रहा नहीं है, एक ही अमाउंट पे हमें बार बार टैक्स देना नहीं पड़ रहा है, जो कि पहले होता था। बस तुम इतना समझ कर चलो कि एक बार सेल हो रहा है तो एक ही बार टैक्स लग रहा है, बार बार हमें टैक्स देना नहीं पड़ रहा है। बस ये उसका मतलब यही है, ठीक है। ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है। चलो, अब हम एक काम करते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक आज हमें पढ़ना है, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ये जीएसटी आया कैसे?
कौन सपने में सोचा ऐसा कि जीएसटी नाम का एक चीज को लाया जाए, कंज्यूमर्स के पॉकेट में से टैक्स निकाला जाए? ऐसा कौन सोचा? ऐसा गवर्नमेंट सोचा। कब सोचा था? देखो यहां पर आओ, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम अगर तुम पढ़ लोगे, ये पूरा फ्लो चार्ट है, कब क्या इवेंट हुआ था, सीरियली सीक्वेंस वाइज हमें समरी बनाकर दिया हुआ है। अगर हम इस डायग्राम को पढ़ लेते हैं तो हमको और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है इस टॉपिक के अंदर में, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली डायग्राम पे आ जाता हूं। ईयर 2000 में अचानक से सपना आया, किसे? प्राइम मिनिस्टर को। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेट अप अ कमिटी टू डिजाइन जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री इन ईयर 2000। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे शायद, है ना, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे शायद, या जस्ट हुए होगे पैदा, उसी टाइम प्राइम मिनिस्टर ने सोच लिया था कि जीएसटी कॉन्सेप्ट लगा देंगे, और ये जो छोटे छोटे बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं, ये जब जाएंगे ग्रेजुएशन करने, इन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग कहां से हुआ? ईयर 2000 से। तब जीएसटी के बारे में सोचा गया था, इंट्रोड्यूस, एप्लीकेबल नहीं हुआ था, जस्ट सोचा गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था मॉडल। कौन किया था? प्राइम मिनिस्टर किया था। फिर ये गवर्नमेंट काम जानते हो, एक बार बोलकर सो जाते हैं, उठते ही 2-4 साल बाद है। नेक्स्ट कब उठे ये लोग? 2006 में जाकर उठे, मतलब 6 साल के बाद इन्हें होश आया कि हम 2000 में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस किए थे जिसका नाम था जीएसटी। मतलब नशा इनका इतना गहरा था कि 6 साल बाद जाकर वो नशा हटा, तब जाकर याद आया कि क्या काम करना है, तब समझ में आया कि जीएसटी लगाना है। तो 2006 में अनाउंसमेंट बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उस टाइम जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, ड्यूरिंग द बजट सेशन 2006-7, अपने 2006 और 7 के बजट सेशन पे उन्होंने अनाउंस किया कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लगेगा। उसके बाद बजट खत्म हुआ, फिर इन्होंने नशा करके सो गए, उसके बाद फिर नशा करके सो गए, और ऐसा नशा किए कि 2006-7 में अनाउंस किए थे कि एप्लीकेबल कब होगा? 1 अप्रैल 2010 तक। इनका नशा कब खुला? 2014 में जाकर खुला। जब एप्लीकेबल होना था वो डेट भी चला गया, कोई होश गोश नहीं गवर्नमेंट का, सब इधर का उधर हो गया। डायरेक्ट 2010 में जो एप्लीकेबल होना था, अनाउंसमेंट 2006-7 में हुआ था, 4 साल का टाइम था। इन लोगों को 2010 में याद भी नहीं आया कि जीएसटी नाम का कोई चीज है। याद कब आया? 2014 में जाकर याद आया। नशा खुला और 2014 में याद आया कि अरे अरे अरे, जीएसटी नाम का एक चीज था जो हमें इंप्लीमेंट करना था। फिर इन्होंने क्या किया? 2014 में आकर द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। फिर उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में। उसके बाद फिर सो गए। कितने साल? अब की बार कम सस्ता नशा किए थे ना, तो 2006 में 16 में उठे जाकर, 2 साल के बाद उठ गए। सस्ता नशा था तो 2016 में उठ गए। द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट वाज एनेक्टेड, वहां पर उस दिन एक्ट को एनेक्ट कर दिया गया 2016 में। उसके बाद अब नशा और नहीं किए, नशा करते करते बहुत ज्यादा हो गया था, अब नशा करना बंद कर दिए। 2016 के बाद इमीडिएटली सितंबर में उसी साल फर्स्ट जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ। फिर इमीडिएटली 6-8 महीने बाद सितंबर से मार्च में, मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपेंसेशन सेस बिल। ये मैं बताऊंगा क्या होता है, बस मानकर चलो कि जीएसटी का काउंसिल बना और काउंसिल ने डिसीजन ले लिया कि हम किस तरीके से जीएसटी को इंप्लीमेंट करेंगे। फिर इमीडिएटली 1 महीने के अंदर ही सारा जीएसटी, मोदी आ गया था ना, काम क्यों हो रहा है? मोदी आ गया था इसीलिए हो रहा है काम। जीएसटी मोदी, पहले कौन था 2000 से 14 तक? बताओ। ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है, हाँ? ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है। काम किया है ना उन्होंने। देखो, तुम खुद देखो, कौन था 2000 से 2006 में? 2006 में फिर नशा करके सोए, 2014 में उठे। कौन थे इस टाइम पे? हाँ, कौन थे वो लोग? बताओ तुम। कांग्रेस था ना सरकार। मैं ऐसा नहीं कि कांग्रेस के अगेंस्ट बोल रहा हूं या बीजेपी के सपोर्टर में बोल रहा हूं। एग्जैक्टली अगर देखोगे सिचुएशन तो कुछ उसी तरीके का बन के आ रहा है कि 2000 में कोई बातें हुई थी, 2014 तक उसमें सिर्फ 2 बार डिस्कशन हुआ, इंप्लीमेंटेशन का डेट भी चला गया, सब चला गया, 2014 आ गया। फिर मोदी सरकार आया तो देखो 2016 से कैसे इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ। 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने में काम हुआ। अब अच्छा हुआ बुरा हुआ मैं नहीं जानता, मोदी सरकार अपने फायदे के लिए किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन काम इस तरीके से कुछ हुआ है, ठीक है। मैं किसी गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, सारे गवर्नमेंट अच्छे हैं, ठीक है। देखो, अप्रैल 2017
CGST, ITGST, UTGST एक्ट पास हो गया, ठीक है। उसके बाद इमीडिएटली मई में, अप्रैल के बाद में देखो काम देखो, सितंबर से मार्च 6 महीना लगा यहाँ पर, फिर 1 महीना, फिर 1 महीना के अंदर मई में जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड ऑल द रूल्स, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर 1 महीने के अंदर सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए। उसके बाद फिर एग्जैक्ट डेट दे दिया 30 डेज के अंदर, फिर 30 डेज में ऑल स्टेट एप्लीकेबल कर दिया जीएसटी को। 30 जून 2017 से उन्होंने शपथ लिया कि 1 जुलाई से हम जीएसटी को एप्लीकेबल कर देंगे। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हो गया ऑफिशियली। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी ऑफिशियली लॉन्च हो गया। और मजे की बात बताऊं, 1 जुलाई 1 जुलाई चार्टर्ड अकाउंटेंट डे होता है। उस दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट डे एंड जीएसटी का लॉन्च एक साथ मनाया गया। हर साल हम 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, डॉक्टर्स डे बनाते हैं, उसी दिन जीएसटी को लॉन्च कर दिया गया। फिर 8 जुलाई को कुछ दिनों बाद सारा एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर ने भी एक्ट को, जम्मू एंड कश्मीर को थोड़ा अलग रखते हैं ना हम लोग, पूरा अच्छे से सहेज के रखते हैं, वो हमारा दामाद है। जैसे होता है ना घर में दामाद को सहेज के पूरा चाय पानी पिला कर रखते हैं अच्छे से टाइमली, ये जम्मू एंड कश्मीर हमारा वो है, दामाद है, ठीक है। तो हम उसे क्या रखते हैं, बढ़िया से CGST एंड ITGST ऑर्डिनेंस उस दिन जम्मू एंड कश्मीर ने पास कर दिया। और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग इंडिया, वो इंडिया का पार्ट है, इंडिया के साथ मिलाकर जम्मू एंड कश्मीर विथ ऑल ओवर इंडिया, इंडिया का पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड इंडिया बोल रहा मतलब जम्मू एंड कश्मीर भी आ गया उसमें, तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में वो एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। बात समझ में आया। जेनेसिस कहां से शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ 2000 से, अभी 2017 में करेंटली आज भी जीएसटी एप्लीकेबल है और शायद लाइफ टाइम ये एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। शायद, पता नहीं ना कब कौन सी सरकार आ जाए और क्या हो जाए। तो चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही 2 टॉपिक का डिस्कशन किए, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।